बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को जो जो इश्यूज हैं हम लोग सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, मतलब तमाम क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करने वाला। जल्दी से मुझे बताएं जी। 23 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? सीक्वेंस के साथ चलिएगा। 23। अच्छा, मेरी बुक में बेटा अगर आप लोग देखें ना, तो आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छा खासा मिल जाता है हर चैप्टर से रेलिवेंट। तो अगर वो थ्योरी आप लोग सिर्फ यहां से कर लेना तो आपका सारा क्यूएम का पेपर कवर हो जाता है, फिर आपको स्टडी टेक्स्ट आज से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23 देखें, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मैक्सिमाइज करना है x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2। और ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, आपने इस बात से नहीं घबराना, x1 x2 मींस दैट x एंड y। ओके, तो यहां से ना परेशान हो जाना कि इन्होंने x1 x2 क्यों लिखा हुआ है। अब अगर भाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप लोगों ने हमेशा ग्राफ बनाकर ही सॉल्व करना है। अब यहां पर समझ लें जैसे ये x1 है और ये हमारे पास x2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑल राइट, अब यहां पे फर्स्ट कांस्टेंट है कि x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां पर ऐसे समझ लें जैसे y इज इक्वल टू 2 होता था। तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा ना, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से, जहां पर x2 की वैल्यू 2 है। फिर हमारे पास एक और देखें, ये फर्स्ट वाला देखें, x1 लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक ग्राफ यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा, वर्टिकल लाइन बन जाएगी जहां पर x1 की वैल्यू 2 है हमारे पास। क्या? इट्स ओके, मुझे याद है। x1 जीरो करूं तो फिर x2 की वैल्यू 2, x2 को जीरो करूं x1 की वैल्यू 2, तो फिर ये देखें ये 2 एंड 2, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अब देखिए सबके साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो हमारे लिए ये जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ये वाला एरिया है। ये जो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, जब ज्यादा कॉन्स्टेंट्स हो और आपको याद ना रहे तो आप लोग जरूर लिखो, क्योंकि स्टार्ट में अब हम लोगों ने वर्किंग करनी होती थी, तो मैं आप प्रेफर करता हूँ कि आप लोग लिखा करो, बल्कि एग्जाम में भी आप लोग लिखा करो। अब जब हमारे लेवल पे परफेक्शन आ जाएगी ना, तब जरूरत नहीं पड़ती, तब हमें चीजें याद होती कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये मैंने कौन सी लाइन के लिए बनाया है। जब आपको याद होना शुरू हो जाए आप इतना छोड़ देना। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखें तो हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं वो हैं कॉर्नर पॉइंट्स 0 एंड 2, ये वाला पॉइंट, 2 एंड 0 ये वाला पॉइंट, एंड 0 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसने क्या पूछा था? मैक्सिमाइज करना है x1 प्लस x2 को। अब यहां पर अगर इसको मैं 0 पुट करूं x1 को, फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 2, तो मेरे पास दोनों सिचुएशन में जो z की वैल्यू आ रही है ना वो 2 आ रही है। दोनों सिचुएशंस में z की वैल्यू 2। क्या कहता है? व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन? जब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो इट मींस दैट अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज और कॉस्ट है तो मिनिमाइज। तो यहां पर देखिए उसने वैसे भी कह दिया था मैक्सिमाइज। देखिए भाई 2 एंड 2 तो मेरा फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये दोनों है। अब मैंने ऑप्शन पे आना है, 2 एंड 2 तो यहां पे है ना, ये देखें ये है 2 एंड 2। क्या ये मेरे फिजिबल रीजन में है? ये तो मेरा फिजिबल पॉइंट ही नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर यहां पे देखिए 2 एंड 0, 0 एंड 2, ये दोनों हो सकते हैं। और यहां पर 0 एंड 0 तो वैसे ही मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये बात क्लियर? अच्छा, बी एंड सी ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक जैसे ही हैं, चेक करें इसको जरा। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं,
तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके लिए फिर से हम लोग ग्राफ बनाएंगे अपने पास, एक्स एक्सिस एंड, अच्छा फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर यहां पर देखो 0 0 पॉइंट आ जाएगा, अच्छा y को 0 करो तो x भी 0 0 आ जाएगा। तो मेरे पास तो एक ही पॉइंट आ रहा है, ऐसे क्यों? मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जिस पर आप लोगों ने हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुजरना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन में से गुजरेगा। अब ऐसी सिचुएशन में एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट एक जैसे आपको मिल रहे हैं, तो भाई आपने अब एक्स को 0 या वाई को 0 ना पुट करो, उसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करके देखो, सिर्फ 0 ना पुट करो, उसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मैं यहां y को 3 पुट कर दूं, या अगर मैं x को 3 पुट कर दूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो इक्वेशन देखिए कुछ इस तरह बनेगी, 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 3y इज इक्वल टू, क्या आपको ये बात समझ आ गई? -3y दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, देन y इज इक्वल टू, कब? when x इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट क्या बन जाएगा? अच्छा ये ना अब 2 भी ले सकते थे या 5 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 3 क्यों लिया? क्योंकि मैंने 3 को 3 के साथ होल नंबर्स पे मैंने आना था। अगर मैं सपोज यहाँ पे 2 ले लेता ना, तो मेरे पास आंसर बन जाता 2/3, 0.67, उनको आइडेंटिफाई करना मसला बन जाता। तो मैंने ना 3 के मल्टीपल्स, आप यहाँ पर 6 ले लो, तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा कि y की वैल्यू 2 होगी अगर x की वैल्यू 6 हो। भाई एक पॉइंट तो मुझे मिल गया है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट ना तकरीबन कुछ इधर आएगा आपके पास। हम सपोज कर रहे हैं कि यहां पर x की वैल्यू 3 और यहां पर y की वैल्यू, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये। फिर ये बात क्लियर हो गई? कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही पॉइंट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन बन रहे हो, तो आपने x या y में से किसी की वैल्यू को कुछ और नॉन जीरो नंबर अज्यूम करना है और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेना, तो आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। उसकी मदद से जाकर आप लोगों ने ग्राफ बना लेना है। अब देखें नेक्स्ट क्या है कि अगर x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 50, और अगर y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू, तो सपोज करो कि यहां पर ये 150 है और यहां पर हमारे पास आ जाता है 50, ऐसे ही है। x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 50 और y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू, तो ये ग्राफ आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहता है x लेस देन इक्वल टू 50, तो सॉरी y लेस देन इक्वल टू, तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखें इनइक्वलिटीज, यहां पर लेस देन का साइन आ रहा है। अच्छा अब ये बात याद रखिएगा, ऐसी कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुजर रही हो, उसमें अब हम लोगों ने कहा था कि लेस देन का साइन हो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसको टुवर्ड्स ओरिजिन कैसे लेकर आऊं? तो इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, ये लेस देन इक्वल टू को डिनोट करता है कि अगर इसके साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसको टुवर्ड्स एक्स एक्सिस आप लोगों ने जाके शेड करना है, और अगर इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो तो इसको टुवर्ड्स वाई एक्सिस जाकर शेड करना है। ये बात क्लियर हो गई? देखिए इससे पहले जो आपके पास लाइंस होती थी डायगोनल डाउनवर्ड, जो लाइन आती थी उससे पता चल जाता था कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बाहर की तरफ, पता चल जाता था। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुजर रही है तो अब पता नहीं चलेगा। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ शेड करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू को डिनोट करता है, और अगर वाई एक्सिस की तरफ शेड करोगे तो फिर ये ग्रेटर। अब मतलब मैंने यहां पर लेस देन इक्वल टू, जो मैंने इस लाइन से नीचे रहना है। फिर ये वाला देखें, x + 3y ग्रेटर है, तो इसने यहां पर आना है,
ये, और इस लाइन ने कहा कि इससे नीचे रहना है, कैसे ही है? तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो सॉरी फिजिबल रीजन बनेगा, वो ये वाला एरिया है। ये बात क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो ये भी जाकर इसके साथ इंटरसेक्ट कर जाएगी। अब आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट बनेंगे ना, वो एक पॉइंट ये है, यहां से एक पॉइंट है, और एक पॉइंट आपके पास ये वाला आएगा। ये बात क्लियर? अब इनके अगर आप लोग फिजिबल पॉइंट्स देखें, तो एक फिजिबल पॉइंट तो आपके पास ये आ रहा है 150 एंड, मतलब ये वाला, ये फिजिबल पॉइंट है, अभी ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है ये आप लोगों के पास। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका? फर्स्ट लाइन का और सेकंड का। तो इसको जाके कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 1 - 3 0, 1 3 150, x इज एंड y इज, ये सेकंड वाला पॉइंट। ओके। अच्छा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए टिक नहीं कर रहा, ये फिजिबल पॉइंट्स के लिए टिक कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, मेरे पास अगला पॉइंट ये है, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3, ये जो हॉरिजॉन्टल सी लाइन है, एंड लाइन। अब इसमें y 50 आ रहा है, अगर y को 50 पुट करो, तो 50 × 3 150, ये नेगेटिव में है, दूसरी साइड पे जाके x 150 हो जाएगा। तो 150 एंड, ये तीनों फिजिबल पॉइंट्स मैंने ऑप्शन में दिए हुए थे। अब इन्हीं में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढना था। अब देखें हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जहां पे आके इन तमाम पॉइंट्स को पुट कर देंगे, तो 150 × 2 इज इक्वल टू, इससे आंसर आ जाएगा 300। यहां पर देखें 75 × 2 150 एंड 25 × 5 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 275। तो पता चल गया ये तो नहीं है, क्योंकि 300 इससे ज्यादा मौजूद है। फिर 150 × 2 300 प्लस 50 × 5 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 550, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट। अच्छा, आप लोगों को ना मार्केट में अक्सर स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि हम लोग, ये देखो जनाब, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम लोगों ने पॉइंट्स उठाए, पॉइंट्स को जाकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया, जिसका आंसर सबसे ज्यादा आ गया हमने उसको जाके टिक कर दिया, और बाय चांस वो ठीक आंसर हो गया। तो वो ये समझते हैं कि जैसे ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो बेटा ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। अब सपोज एक बात देखिएगा, हम लोगों ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना होता है फिजिबल पॉइंट्स से। अब इधर अगर मुझ जैसा कोई हुआ ना पेपर बनाने वाला, तो उसने भाई एक पॉइंट यहां पे रख देना है 250, डी पॉइंट होगा 250। अब 250 पुट करो तो 550 से भी ज्यादा आंसर है, क्या इसको टिक करोगे? विजिबल पॉइंट ही नहीं है, आंसर ही नहीं है हमारा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी भी और स्टूडेंट्स की बातों में नहीं आता कि देखें सर ये इस तरह हो, ऐसा किसी एक आध क्वेश्चन में बाय चांस हो जाता है, हमेशा नहीं होता। तो जो ऑल्टरनेटिव मेथड हम आपको बताएंगे ना, वो विद प्रूफ होते हैं, और वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाती हैं। और इस किस्म का ऑल्टरनेटिव मेथड हर किस्म के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 29। अच्छा, इसमें तो अब मैंने आंसर सी किया हुआ था ना 24 में, कोई इशू और तो नहीं था ना, सिर्फ इस ग्राफ का इशू था। चले, अब आपको ये समझ आ गया होगा 29 में क्या इशू है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये 7/2, ये 9/4, ये 5/2 है, ये 15/4 है। ओके,
यहाँ पर ये स्लैशेस यहाँ से खत्म हो गए थे। अच्छा वैसे आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है ना, मतलब यहाँ पे पॉइंट आपके पास आएगा 3.5, जहां पर आया होगा 2.25, 9/4 इज इक्वल टू 2.25 एंड 7/2 इज इक्वल टू 3.5। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अच्छा 32 के लिए देखें, डाटा इसका सिर्फ यही है ना, हाँ। कहते हैं इसको मैक्सिमाइज करना है, जी आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह आ रही हैं। कहता है x1, कहता है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ। लेकिन बेसिकली इसका जो कॉन्स्ट्रेंट है ना वो ये वाला है जी, वो कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन इज बेसिकली उसने एक्स की कंडीशन बताई जो हम लोग एंड पे लिखा करते थे कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो, असल में कॉन्स्ट्रेंट ये वाला है कि x1 लेस देन इक्वल टू 3। और दूसरा इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही, फर्स्ट वाला कहता है ये 0 लेस देन इक्वल टू x2, मतलब x2 इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो, लेकिन किस तरह, 3 से कम। और फिर कहता है x1 x2। ये बड़ा सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, शायद आप लोग इस कंडीशन से परेशान हो गए कि पता नहीं ये क्या गिवन है। अब अच्छा अभी चेक करते हैं, 1 मिनट। यहां पर देखें ये 3, यहां से ये 3, ये 5, इधर भी हमारे पास। तो ये ग्राफ जब बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ना। अच्छा सबके साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये वाली कंडीशन। ऑलराइट, तो आपके पास 4 फिजिबल पॉइंट्स आ रही हैं। क्या ऐसे ही बना था? अच्छा अब देखें फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, 0 एंड 3। अच्छा लास्ट वाला पॉइंट देखें, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पॉइंट को पहले बाद में लिखा। अच्छा अब इस पॉइंट पर अगर हम लोग आए तो इसमें x की वैल्यू 3 है। तो जैसे ये 3 हम लोगों ने थर्ड लाइन में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2। अब अगर इस पॉइंट पर आए ना तो y की वैल्यू 3 है, तो जैसे ही इसमें पुट किया x2 की जगह पे 3 पुट किया तो x1 की वैल्यू। क्लियर, अब आ जाए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर। 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। फिर यहाँ पे 30, यहां से देखें 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80, और 20 एंड 75 इज इक्वल टू, हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना था 95 टू एंड 3, ये इसका आंसर है। ऑलराइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 27 कर लेते हैं। अच्छा 27 में बेटा इशू नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्या मसला आया है 27 में? अच्छा अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है हमें, मैक्सिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स, ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखो फर्स्ट वाला देखें, x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 6, ऐसे ही है ना। तो यहां पर ये 6 आ गया। y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू ये 24, ये फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट देखें, x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 21, y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू ये 7 होगा। आहा क्या लाइन मारी है। ये बता रहा था कि गलत लाइन लग जाए तो उसको ठीक कर लिया करो। अच्छा नेक्स्ट वाले क्या है, x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 9, और y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू। अच्छा हम लोगों ने बताना क्या है उसे, मैक्सिमाइज करना है 3x प्लस 5y को। अब आपके पास 9 आएगा यहां पर,
और अगेन यहां पर आपके पास 9। तो ये अगर ग्राफ देखें सबके साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये 9 इधर से यूं नहीं बन रही लाइन, कुछ ऐसे अगर सही सही बनाओ तो ऐसे ही, मतलब मैंने इसको तिरछा इसलिए किया है कि अगर सही सही बनाएंगे ना तो कुछ हमारे पास ना इस किस्म का फिजिबल रीजन बन जाएगा। अब अगर सबके साथ देखें लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये वाला एरिया। अब इसकी तरफ फिजिबल पॉइंट्स देखें, 0 और 6, ये देखो यहां से मिल गया। यहां पे देखें 7 और 0 है ही नहीं, चलो अलग से हम इसको चेक कर लेंगे। 7 और 0। अच्छा यहां पे देखें ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन का। तो इसको जाके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन 1 4 24 1 1 9 4 5, ये रहा। अच्छा अब इस पॉइंट को देखें तो ये लाइन 3 एंड लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब इसको देखें 3 1 21 6 3, ये रहा। ये बात क्लियर। अब जाके पुट कर लेते हैं इनको। अगर यहां पे पुट करें 0 और 6, 6 5 30, ये बात ठीक है। यहां पे पुट करें 4 3 12, 5 5 25 37, ये भी ठीक है। अच्छा इसको पुट करें 6 3 18 एंड 5 3 15 33, ये बात ठीक है। लेकिन हम लोग टिक करेंगे, अच्छा 7 3 21, वैसे ही कम हो रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 37। 4 और 5। ग्राफ गलत बनाया है। स्केल नहीं ना बनाया वो, अच्छा मैंने आंसर क्या टिक किया हुआ है? सही है। सी, यही है ना, मैंने ठीक बनाया हुआ है। मैंने ठीक गलत बनाया। अच्छा सब बच्चों को समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। 30 30 फर्स्ट कॉन्स्टेंट x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 3/2 एंड 3/2 मीन्स 1.5। तो y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट यहां पर 1.5। y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू ये इधर आ गई, ये ग्राफ। x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू, तो बेटा इससे तो नीचे ही होगा। और अगर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू ये कुछ इधर आ जाएगा। x को 0 पुट करें तो y3, और y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 1 इधर है। अब ये ग्राफ ये बनेगा। अब अगर यहां पे देखें ना सबके साथ, तो बेटा ये वाला रीजन सारा ये फिजिबल रीजन है। अब इसके लिए जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये देखें 0 और 3, ये वाला एक पॉइंट ये वाला है। यहां पे देखें वैल्यू हमारे पास थी 4 4 और 0, ये देखें ये वाला। अब आई इधर, ये दोनों पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ये हम लोगों ने फाइंड करने थे। अब अगर यहां पर देखें ना, ये हमारे पास कौन सी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं? 1 और 3। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे हम लोग। 1 2 3 3 1 3, and the point of intersection is 3/5, 0.6 and 1.2। ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा 3/5 and 6/, ये हमारे पास आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन 1 एंड लाइन 2 का।
हाँ जी, यहाँ पे देखें 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 4 4 and the point of intersection is 2 and 1/2. अच्छा, हमने बताना था z दिस मिनिमाइज करना है, वैल्यू ऑफ z अकर्स एट, तो मिनिमाइजेशन के लिए अगर हम लोग जाएं 6 into 4 24, फिर या अब देखें 28 8 2 72 देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखें 0 and 3, 21 into 3 is equal to 63, ऑल राइट, तो ये तो वैसे ही नहीं हो रहा। फिर यहां पे देखें 3/5, ये 1.5 था, तो ये आंसर 9 आ जाएगा। 1.2 6 6 into 1.5 plus 21 into 1.2 34.2 नहीं हो सकता क्योंकि 24 मौजूद है, मिनिमाइज करना था। क्लियर। नेक्स्ट को देखें 2 and the y value is 0.5 22.5, यही हमारा करेक्ट आंसर है। 2 and 1/2, मैंने आंसर क्या टिक किया हुआ है, चार्ली, बेसिकली ये ना 1/2 है, 2 and 1/2 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा ये करेक्शन कर लेनी है आपने, सी ऑप्शन 2 and 1/2, और यही इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। टोटल कितने क्वेश्चन है मेरी बुक में, और ये आखिरी क्वेश्चन है ना, उसके लिए अलग से चाय लगेगी। अच्छा जी 47 के लिए बेटा डाटा हम लोग यहां से पढ़ेंगे, और क्या कहा गया हमें कि मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखें, आप फॉर्म मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट X1 and X2 फॉर इट्स प्रोडक्शन, ईच X1 रिक्वायर्स 2.5 और इन डिपार्टमेंट ए, तो ये देखो 2.5 2.5 2, यहां तक की बात ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, तो ये ठीक है, 3 3 3, ये बात भी सही है। अच्छा, एंड 1 आवर्स इन डिपार्टमेंट सी, 1 1 1, अभी तक ये बात ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ईच X2 रिक्वायर 1 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, 3 3 3, एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट सी, गलती कहाँ है। अच्छा नेक्स्ट देखो, the firm can use no more than 20 hours in department A, तो डिपार्टमेंट ए के लिए जो लिमिटेशन है वो 20, नो मोर देन तो लेस देन इक्वल टू का साइन, 20 मौजूद है, लेस देन इक्वल टू के साथ है, यहां पर भी 20 लेस देन इक्वल टू के साथ, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, ये कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं एग्जाम्स में, अगर कॉन्स्टेंट आते हैं तो इस तरह से चेक होते हैं। अब मैंने सी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अब अगर मैं यहां पर देखूं ना 30 30 16 16, कंडीशन आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर देखें लेस देन ग्रेटर देन, यहां पर देखें लेस देन, ये मिस्टेक होगी। ओके, तो ये ठीक हो जाना है। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम लोग बात करें, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास बन रहा है, ये बात आपको समझ आ गई कंस्ट्रेंट्स वगैरह की। इट्स प्रॉफिट मार्जिन इज रुपीज 3x प्लस x2 कर लें, चलें x1 एंड x2, कहते हैं मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्राफ, ये जो बी पॉइंट था ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। अब इसके लिए देखें, x1 को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 20, अगर x2 को 0 पुट करूं तो 8, ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखें 10 0 0 10,
ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इसको 0 पुट करें तो 8, 16 एंड मैक्सिमम 20 तक जाने मैंने। 0 एंड 20 कहां पे मिलेगा, इधर मिलेगा। 8 एंड 0, ये हमारे पास लाइन 1। नेक्स्ट 10 0, 10 आपको इधर मिलेगा, यहां से 10 इधर आएगा। नेक्स्ट 0 एंड 8, अच्छा ये मेरे से ये सही लिखा था। 0 एंड 8, जबकि 16। अब ये जो ग्राफ आपके पास आएगा, ये ग्राफ गलत हो रहा है ना, यही बनता है। इधर एक और लाइन आएगी है ना, ये वाला ग्राफ थोड़ा गलत हो रहा है। और ये आई थिंक कि यहां से ना ये कुछ इस तरह से यूं जाएगा 10 की तरफ, तो ये आ रहा है। अच्छा अब इसके लिए देखिए हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमारे पास बन रहे हैं वो है एक ये 0 एंड 8, दूसरा 8 एंड 0। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन कौन सी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 एंड 3, ये रही। 3 3 30, 1 to 16, and the point of intersection is 4 and 6। जी नेक्स्ट ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास लाइन कौन कौन सी, 1 एंड 2। जी फर्स्ट वाली आ जाएगी 2.5 1 20, और नेक्स्ट वाली बिल्कुल सही लिखी हुई है 1 to 16, नहीं 3 3 30, 20/3 and 10/3। ये बात क्लियर। अच्छा अब यहां पे देखें, इसको पुट करते हैं हम लोग इस फंक्शन में 3x + 4y, तो यहां पे देखिए ये आ जाएगा 32, यहां पर आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 4 तो 4 3 12 6 4.24 इज इक्वल टू 36। अब बात करेंगे इसकी 20/3 एंड 10/3, क्या आ रही है 20/3, मैंने क्वेश्चन चेंज कर देना है, प्लस 4 into 10/3 and the answer is 33.33। अच्छा अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ये 36, इशू कहाँ है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को, लेसन जो साइन थे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं 49। ट्रांसफार्मर स्विच केस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं था, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब उसमें यह है कि आके ना आप लोगों ने पुट कर देना था उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के अंदर, वो जो आप लोगों ने कांस्टेंट्स बनाए थी। आइडियल लॉजिक नहीं पता चल वो कहते हैं सर इसमें जो बीटा है इसमें 40 0 पहले आना चाहिए था, 40 बाद में आपने 40 का उल्टा 0 बाद में, ये मुश्किल है। लगाएं। नहीं आप नहीं। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ऐसा जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते थे। अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि कितने ट्रांसफार्मर स्विच गेयर बनाओगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड हो सकता था। लेकिन उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है कि कितने हमारे पास आइडल ऑर्स मौजूद हैं। उसकी कैलकुलेशंस के लिए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ट्रांसफार्मर स्विच गियर, इसको हम लोग एक्स कंसीडर कर देते हैं। इसको प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मशीन इन डिपार्टमेंट कैन वर्क अप टू
6 आवर्स एंड डिपार्टमेंट बी कैन वर्क अप टू, और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था मेरे नोट्स में से। तो बेटा डिपार्टमेंट ए के लिए टोटल जो हमारे पास बन जाएगा वो 120, और डिपार्टमेंट बी के लिए 200 लेस देन इक्वल टू। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा फिर देखें, अ ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स 4 hours in department A and 5 hours in department. A switch gear requires 2 hours in department A and 5 hours in department. All right. उसके बाद देखें x and y greater than equal to 0. Profit margin 5000 x प्लस 6000। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू, y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू। नेक्स्ट 40-40, ये इसके लिए फिजिबल है। ऑलराइट, और हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे 0 and 40, 30 and 0। अच्छा ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 20-30 क्या? 4 2 120, 5 5, and the point of intersection is बस सर देखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा जो आपने बीटा को दिया और 40 2020। अच्छा अब देखें इसको जाके पुट करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए 40 into 4 is equal to 240,000। ऑलराइट, इसको जाके देखिए 30 into 5 150,000। इसको देखें 100 and 6 220,000। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? और इसमें से उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, वो ये कह रहा है कि जो आप लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट आना है वो 240 का आना है, कौन से पॉइंट्स पर आना है कि ट्रांसफार्मर कोई भी ना बनाओ और 40 स्विच गेयर्स बना दो, ऐसे ही है। अच्छा अब देखें हमारे पास, अगर हम इस कंडीशन, ये डिपार्टमेंट ए था, डिपार्टमेंट ए एक्स का कोई यूनिट नहीं बना रहा, जबकि इसके पास 2 into y के 40 यूनिट्स मौजूद हैं, तो टोटल कितने घंटे ये काम कर रहे हैं? जबकि इसके पास थे कितने? तो 40 आवर्स इसके पास फारिग पड़े हुए हैं और ये काम नहीं करता। डिपार्टमेंट ए इन टोटल 80 आवर्स काम कर रहा है 40 स्विच गेट्स बनाकर, और इसके पास टोटल जो टाइम था 120 आवर्स का था। तो डिपार्टमेंट ए के पास 40 घंटे अभी एक्स्ट्रा मौजूद है। ऑलराइट, काम क्यों नहीं कर रहा? डिपार्टमेंट बी से पूछा। डिपार्टमेंट बी के पास गए, 5 x की जगह पे 0 प्लस 5 और y की जगह पर हम लोगों ने, तो जैसे ये 40 पुट किया 200, और उसके बाद टाइम भी 200 का ही था। क्यों नहीं काम कर रहा डिपार्टमेंट ए? क्योंकि डिपार्टमेंट बी के पास टाइम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट ए कोई काम करके दे भी दे तो डिपार्टमेंट बी के पास टाइम ही नहीं है कि उसको कंप्लीट कर सके, तो वो प्रोडक्ट जाय हो जाएगी। इसीलिए डिपार्टमेंट ए के पास 40 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड नो आइडल आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।